नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं 3 ट्रैकमेंटन भाइयों का एक्सपीरियंस। आप इस वीडियो में बहुत सारी ज्ञान की बातें जानने वाले हैं। वो सारी बातें आपको बहुत नॉलेज देंगी और आपके फ्यूचर में आपको बहुत काम आने वाली हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है। कुछ भी आपका सुझाव, कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, वो आपको कमेंट करना है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना है, शेयर करना है और रेलवे की तैयारी करने वाले सभी साथियों तक आपको इसको शेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं अपने पहले भाई गौतम चौधरी जी से उनका नाम, राज्य और शिक्षा जानना चाहूँगा। गौतम जी बताइए अपने बारे में, अपना नाम बताइए। सबसे पहले खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। मेरा नाम गौतम चौधरी फ्रॉम बिहार। मैं यहाँ पे 12 मई 2022 को ज्वाइन किया हूँ रेलवे ग्रुप डी में। अभी मेरा डेजिग्नेशन है, जिसको हिंदी में पद बोलते हैं, ट्रैक मेंटेनर में है, ट्रैक मेंटेनर 4। और अभी धीरे धीरे सागर भाई, मिस्टर सागर हमसे जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो हम अपने वर्क एक्सपीरियंस के दम पे कोशिश करेंगे कि सटीकता के साथ तर्कपूर्ण उत्तर दें। थैंक यू। मैं राजेश कुमार फ्रॉम बिहार, गया डिस्ट्रिक्ट से। मेरा क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन तक है प्लस ITI है और मैं 21 जून 2022 को ग्रुप डी यानी ट्रैक मेंटेनर पे पद हासिल किया या ज्वाइनिंग किया। और मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी तो 2-2.5 महीना ही हुआ है, लेकिन बहुत कुछ जानकारी मिल गई है। अभी हम लोग ट्रेनिंग में आए हुए हैं, जो ट्रेनिंग में बहुत कुछ हम लोग को सर बताएं, उसके बारे में आप लोग के सामने कुछ बातें शेयर करूंगा मैं। हाय गाइज, हेलो, नमस्कार। मैं भीमराज प्रसाद, बिहार स्टेट डिस्ट्रिक्ट नालंदा से। सर मैं जो अभी 13 जुलाई 2022 को हमने TM4 यानी ट्रैक मेंटेनर 4 में ज्वाइनिंग किया है। और जो हमारे सागर भाई वीडियो बनाएंगे तो उसमें अपना इंस्पिरेशन देंगे। और जो हमारा जो इतना 2 महीना में आसपास हो गया, तो 2 महीना में जो हमने क्या सीखा है या कैसे एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या काम होता है, उसके बारे में बताएंगे। तो भीमराज भाई, सबसे पहले हम आपसे स्टार्टिंग करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने हमेशा की तरह ही एक नोटबुक पे नोट कर लिए हैं ताकि हम एक फ्लो में इस वीडियो को बना सकें और आप तक एक सटीक जानकारी पहुंचा सकें। तो मैं 1 बाय 1 करते हुए आप सभी से 3-3, 4-4 सवाल करूंगा। आपको बड़े ही सटीकता से उसका आंसर देना है। तो भीमराज भाई, हम आपसे ही स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका आंसर देना है। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सभी दर्शकों के लिए वो यही है कि क्या नए कैंडिडेट को ग्रुप डी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। अक्सर लोगों के मन में ये होता है, आस पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले ये बोल देते हैं कि भाई तो ग्रुप डी ज्वाइन करने लायक नहीं है, क्या तो ग्रुप डी की जॉब करेगा, कुछ भी ऐसा आपके दिमाग में नेगेटिव डाल देते हैं। तो उसी को लेकर मैं अपने भीमराज भाई से पूछना चाहूँगा कि क्या नए कैंडिडेट को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भीमराज भाई बताइएगा। दोस्तों, नहीं, एक ग्रुप डी है तो इसमें देखिए, ग्रुप डी इसमें भी मैंने बहुत सा ग्रुप हो जाता है कि बहुत सब पद है, इंजीनियरिंग विभाग, IOW और पॉइंट मैन, ट्रैक मेंटेनर जो हम लोग हैं, और बहुत सारे हैं। तो ऐसा ही नहीं है, ये ट्रैक मेंटेनर थोड़ा सा ये काम ठीक है, हार्ड थोड़ा सा रहता है पैकिंग वैकिंग का, लेकिन बहुत ही अच्छा ये काम है, बेरोजगारी से अच्छा है। और इसमें आइए, इसमें आगे भी बहुत सारे सुविधाएं होता है जो आपको प्राइवेट जॉब में नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं चाहिए कि ग्रुप डी है ख़राब है, ऐसा कोई बात नहीं है नॉर्मली ठीक है। जो प्राइवेट में करते हैं उससे बहुत अच्छा बेहतर है, जिससे कि आपका परिवार का सब कुछ अच्छा से मिल जाता है। दूसरा सवाल भी मैं आपसे करना चाहूँगा। दूसरा सवाल मेरा ये है कि ज्वाइन करने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए और क्या आप इस जॉब को करने से खुश हैं या दुखी हैं। जो आपका अनुभव है वो आप शेयर करेंगे। ये देखिए, ज़िंदगी में जैसे मैं 2 महीना पहले बेरोजगार था, अगर 1 रुपये की चॉकलेट भी खाना तो माँ बाप से लेता था, लेकिन मैं अभी जो भी मिले उसमें मैं अपना से हूँ और मैं अपने बाल बच्चों को भी मैंने अपने ही सैलरी से गुजारा कर सकता हूँ। जबकि 2 महीने पहले मैं 1 रुपया खुद के लिए मांगना पड़ता था गार्जियन से, जो कि ये नहीं है। और इसमें जो है सैलरी ही मिल ही जाता है, बेसिक पे 1800 पे है हम लोग हैं। और
उससे तो इनकम हो ही जाता है। और जो नए कैंडिडेट आना चाहते हैं आ सकते हैं, बिल्कुल, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला जो मेरा सवाल होगा वो राजेश भाई आपसे होगा, ठीक है, और आपको भी बड़े ही सटीकता से इसका आंसर देना है। इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसमें ज्वाइन करने के बाद आपको क्या क्या काम करना पड़ता है और काम करने के दौरान कितना रिस्क आपको इसमें है। तो उस रिस्क के बारे में और अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में दर्शकों को आप ज़रूर बताइए। पहले तो ज्वाइन करने के समय ही से ही ट्री कटिंग वगैरह काम दिया जाता है, इसीलिए कि उससे पहले हम लोग का किसी काम में एक्सपीरियंस होता नहीं है। तो ट्री कटिंग से ही शुरू होती है और ट्री कटिंग के बाद ट्रैक पे धीरे धीरे ले जाया जाता है और बॉक्सिंग वगैरह या कोई भी मतलब जो पार्ट्स हो उसके बारे में बताया जाता है। रिस्क है इस काम को करने के दौरान, कितना रिस्क है, मतलब जान को कितना खतरा है, आप उसके बारे में भी इनसे साझा कीजिए। देखिए, रिस्क तो अब कुछ नहीं है, आप सावधानी से कोई भी काम करते हैं तो रिस्क नहीं है। और इसमें का एक कहावत है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आप ट्रैक पे काम कर रहे हैं तो बहुत जिम्मेवारी वाली काम है वो ट्रैक पे, इसीलिए कि आपको जो है ट्रेन को मोमेंट हमेशा देखना पड़ता है, किधर से ट्रेन आ रही है नहीं आ रही है। कैरो में तो पता ही नहीं चलता है कि ट्रेन किधर से आ रही है और आ भी रही है नहीं आ रही है, हॉर्न जब तक नहीं मारता है तो पता ही नहीं चलता है। इसलिए रिस्क तो है, ये काम में रिस्क बहुत है, लेकिन सावधानी से कीजिएगा तो कोई रिस्क नहीं है आपको। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखो, रिस्क तो हर काम में है। अगर आप सड़क पे नॉर्मली जा भी रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी आपको कोई भी गाड़ी कभी भी आके टक्कर मार सकती है। तो आपका अपना ध्यान खुद ही रखना है। रिस्क हर जगह है। हम यहाँ पे बैठे हैं, हो सकता है कि ऊपर से मकान की छत गिर जाए, तो रिस्क तो हर जगह है। वही है कि हम खुद को कितना सेफ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो खुद की जिम्मेदारी खुद ही उठानी चाहिए। अच्छा, चौथा जो मेरा सवाल है ये भी मैं आप ही से पूछना चाहूँगा कि आप जितने भी TM4 में काम करते हैं तो आपके ऊपर की बॉडी क्या है। जैसे मैंने सुना है कि मिस्त्री होता है एक, तो उसका छोटा सा एक रोल बताइए कि आपके ऊपर उसका क्या रोल होता है। देखिए, हम लोग का ऊपर मिस्त्री ही होता है, जिसको हम लोग मेट बोल सकते हैं उसको मेट। उसका भी बहुत अहम रोल होता है। हम लोग उसी के दिशा निर्देश में काम करते हैं। उसके दिशा निर्देश को पहले हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते हैं जब तक वो नहीं बताएगा। और मिस्त्री का पद बहुत जिम्मेवारी वाली पद होता है, ठीक है ना। ट्रैक का मेंटेन कैसे किया जाता है, कब कहाँ पे कैसे काम करना होता है, वो मिस्त्री का ही होता है। मिस्त्री का बहुत जिम्मेवारी वाला काम होता है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरती के साथ दोनों भाइयों ने अभी तक जवाब दिया है। अगला जो सवाल करना चाहूँगा मैं अपने गौतम चौधरी भाई से करना चाहूँगा, तो ये आपको बताएंगे। ध्यान से भी आपको इनकी बातों को सुनना है। मेरा जो सवाल है ये है कि नाइट पेट्रोलिंग जाते हैं आप या नहीं, और अगर आप नाइट पेट्रोलिंग में जाते हैं तो कितना रिस्क आपको वहाँ पे देखना पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 12 मई 2022 को मेरा ज्वाइनिंग रहा है और संयोगवश अभी तक हमको नाइट पेट्रोलिंग में जाने का मौका नहीं मिला है। तो इसके बारे में हम अपना व्यक्तिगत अनुभव तो कुछ बता नहीं पाएंगे आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आप लोग कुछ, हाँ सॉरी, ये मिस्टर राजेश कुमार हमारे मित्र ये बताना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस। नाइट पेट्रोलिंग के बारे में हम जानते हैं और गए हैं, किए भी हैं। नाइट पेट्रोलिंग बहुत रिस्की काम है। नाइट पेट्रोलिंग का मतलब होता है आप नाइट में ट्रैक को मेंटेन करके रखिए, ट्रैक को किसी तरह से असुविधा ना पहुँचे, किसी तरह से नुकसान ना पहुँचे, इसीलिए आपको नाइट में पेट्रोलिंग दिया जाता है। और नाइट पेट्रोलिंग में बहुत रिस्की है, आपको बहुत सारी चीज़ें से सामना करने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो आपको स्नेक्स यानी सांप को देखने के लिए मिलेगा, उससे बहुत खतरा होता है। इधर बहुत बड़ा बड़ा सांप होता है, बिहार की तरफ नहीं, छोटा छोटा सांप नहीं होता है, इधर बहुत बड़ा बड़ा सांप होता है। और जहाँ वन्य जीव अभयारण्य वगैरह है, जंगली जो एरिया पड़ता है, वहाँ जंगली जानवरों के भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा रिस्क है पेट्रोलिंग नाइट में, लेकिन बहुत सावधानी से करना पड़ता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपने जवाब दिया और दर्शकों तक हमारी बात बिल्कुल अच्छे से पहुंच रही है। अगला जो सवाल है मैं अपने भीमराज भाई से पूछना चाहूँगा। तीनों से मेरा एक सवाल रहेगा। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इनका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, और ये आपको बताएंगे कि क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होने पर आपको गेट ड्यूटी मिल सकती है। तो भीमराज भाई से जानेंगे इनका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। TM4 में जैसे कि हम लोग का था A to B1, यानी A2 से B1 के बीच आप TM4 में आ सकते हैं। तो मेडिकल यही है। और गेट मैन के लिए A3 मेडिकल ज़रूरी है, तो A3 मेडिकल वाला को गेट मिल सकता है। मेरा मेडिकल B1 है, जो ट्रैक मेंटेनर के लिए लागू होता है। और
गेटमैन को लिए A3 मेडिकल होना चाहिए। A3 वाले को ही गेटमैन दिया जाता है। इस बारे में बताने के लिए मेरे पास में कुछ एक्स्ट्रा रहा नहीं, क्योंकि मेरे दोनों मित्र बता चुके हैं सेम एक्सपीरियंस। हाँ, तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है? A2 to B1। अच्छा, A2 टू B1। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया है मेडिकल स्टैंडर्ड का। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, क्योंकि जब आप ग्रुप डी ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें हर एक कैंडिडेट ये ख्वाब देखता है कि GDC और LDC दे करके प्रमोशन पाए और किसी भी अगले पद पर वो पदोन्नति पाए। तो सबसे मुख्य सवाल यही है अभी तक का कि कितना पढ़ाई का समय ड्यूटी के बाद आपको मिल जाता है। जानेंगे अलग अलग का अनुभव। भीमराज जी बताइए कि आपको कितना स्टडी का टाइम मिल जाता है? स्टडी का तो बहुत ज़्यादा ना, लेकिन हाँ आप अगर चाहें तो 3 से 4 घंटा आप निकाल सकते हैं और बिल्कुल आसानी से। और 3 से 4 घंटा जैसे पढ़ें तो आपको केवल रिपीट करना है जैसा कि अब पता है कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं या जो भी जॉब कर रहे हैं वो पढ़ चुके हैं, तो केवल हमें थोड़ा मेंटेन में रखना है और मैंने लगातार पढ़ाई करना। तो इसमें जा सकते हैं GDC और LDC के अंतर्गत, जिसमें गार्ड हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, या तो आप अगर PCM हैं, ITI हैं, ये डिप्लोमा है, तो आप JEE वाला में 3 साल के बाद अगर 3 साल जॉब कर लिए हैं तो आप उसमें भी जा सकते हैं, JEE भी बन सकते हैं इसमें। राजेश भाई आपका क्या एक्सपीरियंस है, कितना टाइम आपको मिल जाता है पढ़ाई का? सबसे पहले तो टाइम की जब बात आप कर रहे हैं तो हम ड्यूटी का टाइम बताते हैं, ड्यूटी कितना से कितना होता है। उसके बाद आप खुद समझ जाएगा कि पढ़ने का टाइम मिलता है या खुद निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले 7 से 5 यानी सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक के आपको ड्यूटी करना है। अब उतने 7 से 12 बजे तक ड्यूटी करना है और 12 से 2 लंच होता है आपका। उसके बाद फिर 5 बजे तक ड्यूटी करना है, 2 से 5। अब उसके बाद आप पे निर्भर करता है, हम पे निर्भर करता है कि हम कितना टाइम निकाल सकें पढ़ने के लिए। उसमें आपको खाना भी बनाना है, कपड़ा भी खींचना है, वगैरह वगैरह, अपना भी पर्सनल काम करना है। तो इसलिए बंदे पर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम निकाल के पढ़ सकता है। और बात तो सही है कि ये ट्रैक मेंटेनर या ट्रैक पे काम करते हुए में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस अपना जीवन केवल व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए कि आपको अगर भविष्य संवारना है तो आपको टाइम निकाल के पढ़ना ही पड़ेगा, ताकि इससे आगे हम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के प्रमोशन करें तो कुछ लाइफ बेटर हो सकता है। गौतम जी अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आप रेगुलर पढ़ते हैं या किस तरह से अपनी पढ़ाई के लिए समय को आप मैनेज करते हैं? नहीं, मैं फ़िलहाल तो अभी रेगुलर पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया है, क्योंकि बदलाव होते रहा है। रहने के लिए हम लोग को अभी ना पर्सनल रूम लिए थे, ना क्वार्टर अलॉट हुआ है। तो सरकार का अपना एक रेस्ट रूम होता है रेलवे का, तो उसमें हम लोग रह रहे थे 4-5 बंदे मिलके। तो स्टडी थोड़ा सेंसिटिव मामला है, इसमें आप जितना सिक्योर प्राइवेट रहो उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए उतना कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो जब जैसे समय मिल पाया है कोशिश किए हैं कि उसको कंटिन्यू रख पाएँ। अब अभी ट्रेनिंग के बाद जब हम लोग को फाइनल सेक्शन और स्टेशन अलॉट हो जाएगा तो हम पर्सनल क्वार्टर या रूम लेंगे, और फिर इस चीज़ को टाइम तो मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है, ये श्योर है। लेकिन टाइम निकाल के इसको कंटिन्यू रखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के आगे निकलना है और निकलना ही है। क्योंकि इसमें लाइफ टाइम रहना बड़ी मुश्किल है। मैं पर्सनली मेरा जो मोनोपोली है उसके अकॉर्डिंग, बहुत लोग रहते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, ये व्यक्तिगत बात बता रहे हैं हम। देखिए गौतम भाई ने एक अच्छी बात बताई है कि अगर आपको पढ़ने का मैनेजमेंट करना है तो आप प्राइवेट रूम लें अपना, जहाँ पे माहौल एकदम शांत हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो और एकांत में आप पढ़ाई को अच्छे से कर पाएँ। अगला जो क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे कि इन सभी ने ग्रुप डी में प्रमोशन लेने का सोचा ही है, और क्या क्या ख्वाब है इनका बनने का, या फिर कोई भी प्रमोशन के थ्रू कोई भी इन्हें पोस्ट मिल जाए उसको ये ले लेंगे? तो वही मैं जानना चाहूँगा। भीमराज जी क्या स्पेशल पोस्ट आपके दिमाग में है कि मुझे यही बनना है? हमें तो PCM और ITI हैं तो हमें तो JEE ही ख्वाब है सर। मेरा और इसमें टेक्नीशियन वगैरह भी है या ALP आता है तो आप जा भी सकते हैं, लेकिन जो हर कोई चाहता है इच्छा, तो इच्छा बड़ा से बड़ा होता है, तो मेरा JEE तक है सर। देखिए ट्रैक पे काम करने को किसी का इच्छा नहीं होता है, ट्रैक पे काम करना एक मजबूरी होता है, लेकिन एक कमाने खाने का, रोजी रोटी चलने का एक जरिया है। कम से कम बेरोजगारी से तो बढ़िया है कि ट्रैक पे काम कर रहा है, ग्रुप डी का नौकरी पा लिया तो अच्छा है। लेकिन ये काम
ज़्यादा दिन तक नहीं करे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन किसी को काम करना मजबूरी है। तो हम तो सोच रहे हैं कि इसका तैयारी करेंगे जीडीसी का, और जीडीसी के थ्रू ही कुछ प्रमोशन लेके आगे बढ़ेंगे। गौतम जी, नेक्स्ट सवाल। आपका कोई स्पेशल ख्वाब जीडीसी में, या कुछ भी पोस्ट आपको मिल जाए तो आप उसके लिए उसको ज्वाइन करेंगे? वैसे बात कीजिए ड्रीम जॉब का, तो रेलवे में वाइट कॉलर जॉब खोज रहे हैं। वाइट कॉलर मिल जाए जॉब तो, क्योंकि मेरे कुछ मित्र लोग हैं जो इस बार एनटीपीसी में वाइट कॉलर जॉब ले रहे हैं, जैसे कि स्टेशन मास्टर का, तो उस टाइप का अगर कुछ मिल जाए तो बेहतर है। नहीं तो फिर कम से कम इस ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट से तो ऊपर जो भी मिले वो सहृदय हमको स्वीकार रहेगा। बिल्कुल सही बात है, सभी के ख्वाब अच्छे हैं और होने भी चाहिए। अभी तक जैसे इन्होंने शुरू में बताया था कि ट्रेनिंग चल रहा है इन लोगों का, तो जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस रहा और ट्रेनिंग में किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, मतलब क्या फोकस में रख के आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा। बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को बोलेंगे। भीमराज जी बताइए, क्या एक्सपीरियंस रहा ट्रेनिंग का आपका? ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस तो ठीक ही रहा, और ये ट्रेनिंग सबसे पहले है कि आप रेल को मैंने सुरक्षा दीजिए, लेकिन उससे पहले खुद भी सुरक्षा रहिए, तब दे पाइएगा। तो आप ट्रैक पर कैसे करते हैं, कितना सुरक्षा के साथ करते हैं, कहा कि एक जिम्मेदारी वाला पद है। जैसे कहा था बैकबोन ऑफ द इंडियन रेलवे इज टीएम, यानी ट्रैक मेंटेनर ही है जो रीढ़ की हड्डी कहलाता है रेलवे का, भारतीय रेलवे का। तो आप खुद सुरक्षित रहिए, और खुद सुरक्षित रहते हुए आपको रेलवे को सुरक्षित रखना है। यही सब ट्रेनिंग का। अच्छा ठीक है, सेम एक्सपीरियंस है सभी का इसमें। सभी को यही बात सिखाई जाती है कि भाई सुरक्षा सबसे पहले अपनी करनी है, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आप सामने की जो चीज़ आपके हो रही है उसको भी आप सुरक्षित रख सकते हैं। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि सभी लोग बाहर रह रहे हैं, सैलरी तो मिलता ही है, उसके साथ साथ बाहर रहने से बहुत सारे खर्चे आपके बढ़ जाते हैं, जिसमें रेंट होता है आपका, खाना खर्चा, कभी कभी घूमने का भी मन होता है। तो वो सारी चीज़ें इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि कितना मिनिमम कितना ये लोग पैसा बचा पाते हैं। गौतम जी ज़रा थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस बिंदु पर। और ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि सबका इसमें अपना इंडिविजुअली एक्सपीरियंस है, तो मैं इसमें सिर्फ अपने बारे में बता सकता हूँ जो मेरा व्यक्तिगत रहा है। और पर्सनली मेरा ऐसा है कि महीना लास्ट होते होते हमको अपने दोस्तों से 100,000 2,000 कर्ज लेना पड़ जाता है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। नॉर्मली 5,000 का आप अगर क्वार्टर नहीं अलॉट होता है, तो शुरू में बहुत लोगों को क्वार्टर अलॉट नहीं हो पाता है, तो 5,000 का नॉर्मली मिनिमम आप रूम लेते हो, और मिनिमम आप 5,000 खर्च करते हो लिविंग कॉस्ट में, जो 10,000 आ जाता है, और 5,000 फिर भी रख लो आप एक्स्ट्रा खर्च के लिए, ठीक है, मिसलेनियस, तो 15,000 आपको अप्रॉक्स खर्च होता है, जो बचा आपका सेविंग है। लेकिन मेरा इससे थोड़ा उलट मामला रहता है, इसलिए आप इसके बारे में राजेश जी से राय जानिए। सैलरी तो कोई ख़ास नहीं है, सैलरी बचाना पड़ता है, ठीक है ना, और परिवार के लिए, भविष्य के लिए सैलरी बचाना ही पड़ेगा, तो भी कुछ भविष्य में सुरक्षित आप रह पाइएगा, नहीं तो सैलरी तो बचता नहीं है, बचाने से बचता है। हाँ, तो इसमें सैलरी देखिए ठीक है, मैंने प्राइवेट से तो बेहतर है, और ये सैलरी है तो बचाना ही पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के भी लिए, न तो फिर पत्नी का होती है, जैसे आप लोगों को सबको पता ही है। तो जो भी खा पी के ठीक बच जाता है, कितना बचता है वो तो आप पर डिपेंड है, आप किस प्रकार से खर्चा करना चाहते हैं। जैसे हमारे चौधरी भाई बोले कि हमें तो लास्ट महीना होते होते 2,000 का कर्ज हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं, जैसे मेरा HR 5400 रुपया है, और 5400 है, और हम क्वार्टर अलाउ है, 2 दोस्त रहते हैं, तो उसमें सेविंग हमें ज़्यादा हो जाती है। जैसे हम 6,000 8,000 तक सब कंप्लीट कर लेते हैं, और बाकी जितना आता है बाकी तो सब पता ही है लोगों का। अच्छा, ये आपने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे दी है मुझे, HRA। तो ये बड़ा सवाल है कि यार HRA को लेकर कैंडिडेट के मन में उदासी और खुशी ज़रूर रहती है, तो आपको कितना कितना HRA मिलता है, और HRA है क्या, एक बार आप बताइएगा। गौतम जी ज़रा बताइए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, HRA मीन्स होम रेंट अलाउंस, जो डिपेंड करता है कि आपके डिवीज़न से आप कितने डिस्टेंस पे रह रहे हो। आपका डिवीज़न अलॉट होता है सबसे पहले, उसके बाद अलॉट होता है आपका सेक्शन। तो आपका सेक्शन आपके डिवीज़न से कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, नॉर्मली 20 किलोमीटर, अप्रॉक्स 20 किलोमीटर,
20 किलोमीटर के रेंज के अंदर में है, आप अराउंड 20 किलोमीटर के अंदर में है, तो आपका HRA 5400 रुपये रहता है। और उसके बाद उसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही HRA 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 1800, 3600 और 5400। हम लोग 1800 के HRA में आते हैं, क्योंकि हम लोग का डिस्टेंस हमारे बेंगलोर डिवीज़न से 70 किलोमीटर पे आता है, इसलिए हम लोग का HRA 1800 है। राजेश जी, आपका कितना HRA मिल रहा है? अभी तो मेरा HRA फिक्स नहीं हुआ है। अभी मेरा सेक्शन होसूर है, और होसूर जो है SBC यानी कि बेंगलोर से करीब करीब 60 किलोमीटर दूरी पे है। और ये जो HRA जो लागू होता है वो सेक्शन से लागू नहीं होता है, वो आप किस जगह पे हैं, वो जगह किस जगह पे बिलोंग कर रहा है, वो शहर है या गांव है, देहाती क्षेत्र है, इस पे HRA डिपेंड करता है। तो अभी जिस जगह पे हम काम कर रहे थे हेबाल में, तो अभी हम वहाँ स्थायी नहीं हैं, है तो टाउन ही, लेकिन अस्थायी रूप से हम वहाँ नहीं हुए हैं, इसलिए हमको HRA अपना सेक्शन होसूर का ही मिल रहा है 1800। अगर हम यहाँ स्थायी हो जाएंगे तो फिर हमें यहाँ का 5400 मिलेगा HRA। नहीं, चौधरी भाई साहब तो ठीक ही बोले कि वो डिवीजन से डिस्टेंस के अनुसार अप्रोक्स 20 किलोमीटर बोले, वो सही है, क्योंकि हम बंगलोर के जस्ट नज़दीक ही हैं। 10 हाँ, शहरी एरिया है, और HRA ज़्यादा होता है। हाँ, तो ये महानगर है बंगलोर, जैसे कि बोले कि 20 किलोमीटर से, चौधरी भाई साहब बोले कि 20 किलोमीटर के अंतर्गत रहिएगा तो मिलेगा, तो हम बंगलोर के बहुत नज़दीक ही हैं, तो हमें 5400 HRA मिलता है। देखिए, तीनों भाइयों ने बिल्कुल ही सही बात बताई है अपने अपने नॉलेज के हिसाब से। सिटी पर भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। HRA 3 ग्रुप में बांटा गया है, X, Y और Z। जो X सिटी है उसको 5400 मिलता है, Y सिटी को 3600 मिलता है, और जो Z सिटी है उनको 1800 मिलता है। तो हमने इस वीडियो में इन तीनों भाइयों के सपोर्ट से बहुत ही कुछ ज़्यादा जानने की कोशिश की है। आई होप कि आप सभी ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। आपकी कोई राय, कोई सुझाव, कुछ भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने साथियों तक ज़रूर आप शेयर करें। और हमने रेलवे के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाए हुए हैं, तो आप सभी वीडियो के नीचे जाके लिंक चेक कर सकते हैं और अपना वीडियो चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों साथियों का, गौतम जी, राजेश जी और भीमराज जी। मैंने कोशिश की है इनसे एक्सपीरियंस जानने की। तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आपसे समय चाहते हैं जाने का, और सागर भाई के चैनल लाइव फाइव को लाइक करिए, शेयर करिए, अब बेल आइकन जरूर दबाइए, बेल आइकन उंगलियां के जरूर दबाइए। अगर वीडियो वाकई में आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। एक बार फिर से बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद तीनों भाइयों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय। एक बार बाय कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक गाइज।